हेलो एंड वेलकम टू द गॉड आईएएस। मैं हूं हरेंद्र कुमार। दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उससे पहले हम आपको बता दें कि आज है 24 अप्रैल और आज का दिन दो वजहों से महत्वपूर्ण है। पहला कि आज है पंचायती राज दिवस। दूसरा कि आज के दिन मूल ढांचे का सिद्धांत अस्तित्व में आया। दोस्तों, तो हम जो आज डिस्कस करेंगे वो है मूल ढांचे का सिद्धांत यानी केशवानंद भारती केस और इससे जुड़े मामले। कैसे आया, क्यों आया, कौन थे केशवानंद भारती, इस सब मामलों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, केशवानंद भारतीवाद जो आया तब समय था 1973। कौन थे केशवानंद? तो ये एक केरल में एक मठ था जिसका नाम था एडनीर मठ। ये एडनीर मठ के प्रमुख थे और ये एक हिंदू मठ था। ये तो हो गया इनके बारे में। अब ये वाद क्या था उसको समझते हैं कि किस को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे। तो दोस्तों, जब भूमि सुधार कानून लागू किया गया तो उस समय जो अलग अलग राज्यों में इस अलग अलग समय पर लागू किया जा रहा था, तो उसी से संबंधित ये विवाद था और इसी को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे। इसमें इन्होंने संविधान संशोधन जो किया गया था 29वां, उसको चैलेंज किया था। अब इसके पीछे एक ऐतिहासिक विकास है, तो उस ऐतिहासिक विकास को भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस मामले को समझ लेते हैं कि निर्णय क्या हुआ था, फिर उसको आगे वहीं से कनेक्ट कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि 29वां संविधान संशोधन आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इसमें कहा गया केरल में एक कानून आया था भूमि अधिग्रहण को लेकर 1963 में। और इस 1963 का जो केरल का कानून था, इस कानून को 29वां संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। 9वीं अनुसूची क्या थी? तो 9वीं अनुसूची को समझ लेते हैं कि 9वीं अनुसूची क्या थी। तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा एक आर्टिकल जोड़ा गया था जिसका नाम है 31B, और इसी 31B द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और इसमें कहा गया था कि 9वीं अनुसूची में जो भी कानून डाले जाएंगे, यानी जो कानून या अधिनियम बनेंगे, अगर उनको 9वीं अनुसूची में रखा जाता है तो इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में जो है कोई व्यक्ति चैलेंज नहीं कर सकता, यानी इसके वैधता को लेकर सवाल नहीं उठा सकता। ये थी 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची जो है केंद्र और राज्यों के कुछ कानूनों का एक समुच्चय है। अब इसमें वर्तमान में 284 कानून है। शुरुआत में इसमें 13 कानून थे, लेकिन धीरे धीरे इसको बढ़ाकर 284 कर दिया गया। और इसी के वैधता को लेकर जो है केशवानंद भारतीवाद में सवाल उठा। अब जब केशवानंद भारती द्वारा 29वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई तो वहां पर कई तर्क दिए गए। वो तर्क क्या क्या दिए उसको देखते हैं कि किस आधार पर चुनौती दी गई। तो उसके लिए एक जो पहला आधार बनाया गया वो था आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 को आधार बनाया गया। दूसरा आर्टिकल 26 को आधार बनाया गया और तीसरा आर्टिकल 31 को आधार बनाया गया। दोस्तों, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, और ये एक मठ के प्रमुख थे, तो इन्होंने धर्म की स्वतंत्रता पर इसको एक आघात माना। इसलिए आघात माना क्योंकि जो धर्म की स्वतंत्रता है उसको बनाए रखने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए धन की आवश्यकता होगी, संपत्ति की आवश्यकता होगी। और जो ये 29वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसके द्वारा जो है जब केरल के कानून को इसमें 9वीं अनुसूची में रख दिया गया तो वहां पर ये अधिकार मिल गया केरल सरकार को कि ये मठ की जो जमीन है उसको भी अधिग्रहित कर सकती है, यानी छीन सकती है। भूमि सुधार कानून को मतलब मठ पर भी लागू कर सकती है। तो इन्होंने कहा कि अगर ये मठ पे लागू होगा तो
तो ये आर्टिकल जो धर्म की स्वतंत्रता दिया गया है संविधान पे, उस पर एक उसका मतलब हनन करेगा, उसका उल्लंघन करेगा। क्यों उल्लंघन करेगा? क्योंकि अगर आप किसी धर्म को प्रचार प्रसार करने की अनुमति देते हैं तो प्रचार प्रसार करने के लिए धन की आवश्यकता होगी, और धन को तो आप छीन रहे हैं। तो इस तरह से ये उसका उल्लंघन है। और आर्टिकल 31 क्या था? आर्टिकल 31 में कहा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार है। तो इस आधार पर जो है ये आर्टिकल 31 को भी इसका आधार बनाए उल्लंघन का। अब इस पूरे संदर्भ में जो मामला उठा वो मामला था कि क्या संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के मूल ढांचे को या मूल भावना को बदला जा सकता है। और इसी पर अब सुनवाई आगे कंटिन्यू होती है, और सुनवाई करते करते वो दिन आता है जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है 24 अप्रैल 1973। इसी डेट को फैसला देता है, और ये सुनवाई टोटल 68 दिनों तक चलती है। सुप्रीम कोर्ट का जो दोस्तों फैसला आता है वो फैसला 7-6 के अनुपात में आता है, यानी 13 जजों की पीठ बैठती है। 13 जजों में से 7 जज जो है वो केशवानंद भारती के पक्ष में फैसला सुनाते हैं, 6 जज सरकार के पक्ष में रहते हैं। अब ये जो 7 जज हैं, तो यहाँ बहुमत से जो फैसला लिया जाता है वही मान्य होता है। तो इनका जो फैसला था उसमें कहा गया कि सरकार जो है संविधान से सर्वोच्च नहीं है, यानी संविधान सर्वोच्च है। दूसरा कहा गया सरकार मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि मूल ढांचा पहली बार कब आया? तो ये यही वाद है 1773 का केशवानंद भारती वाद। यहीं पर पहली बार मूल ढांचे की बात कही गई। कहा गया कि सरकार जो है संविधान संशोधन के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। तीसरा जो इसमें कहा गया वो था कि सरकार यदि किसी भी कानून में बदलाव करती है तो वो कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। न्यायिक समीक्षा क्या है? कि यदि कोई कानून ऐसा बनता है जो मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो कोर्ट उसे उस हद तक शून्य कर सकती है या अमान्य कर सकती है जहां तक वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। तो ये 3 फैसला यहाँ पर दिया गया। ये था, ये पूरी इसकी भावना थी। अब मूल ढांचा क्या होता है? तो यहाँ पर दोस्तों मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन मूल ढांचे में कुछ चीजों को बता दिया गया कि ये संविधान का मूल ढांचा है। जैसे संघवाद जो है वो संविधान का मूल ढांचा है, लोकतंत्र संविधान का मूल ढांचा है, न्यायिक समीक्षा मूल संविधान का मूल ढांचा है। और कहा गया आगे जैसे जैसे इस पे कोई विवाद आता रहेगा वैसे वैसे इस पे जजमेंट दिया जाएगा कि ये मूल ढांचा है कि नहीं। और आगे इस तरह से बहुत सारे मूल ढांचे दिए गए। जो ये आधार था केशवानंद भारती में, जो एक मूल ढांचे की बात कही गई, इसका आधार कैसे बना ये जरूरी है कि ये कैसे, ये एक दिन में तो आया नहीं कि केवल एक केस से आ गया, इसके लिए कई केस आए। तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि इसका आधार कैसे बना, ये कैसे आया। तो देखते हैं ये कैसे आया। क्योंकि दोस्तों कोई भी विकास तात्कालिक नहीं होता है, एक दिन में कोई विकास नहीं होता है, उसके पीछे कई वजहें रहती हैं, कई दिन तक लोग कार्य करते हैं, तब जाकर जो है कोई विकास होता है। अगर कोई भी विकास हो रहा है तो एक रात में, एक दिन में नहीं हुआ होगा। आधारभूत संरचना का विकास, अब इसको हम लोग देखेंगे। दोस्तों जब संविधान हमारा लागू हुआ था, यानी जब संविधान को अपनाया गया था, तभी से इस बात को लेकर विवाद छिड़ रहा था कि संसद संविधान में किस हद तक संशोधन कर सकती है। क्या वो संशोधन के माध्यम से पूरे संविधान को बदल सकती है, या संविधान के मूल ढांचे को बदल सकती है, संविधान की मूल भावना को नष्ट कर सकती है, या इस हद तक संविधान संशोधन कर सकती है कि संशोधन के माध्यम से एक नया संविधान लिख दिया जाए।
यानी जो उसमें बातें कही गई हों उसको हटाकर एक नया संविधान ले जाया जाए। तो इस तरह से जब से संविधान अपनाया गया था ऐसे विवाद आ रहे थे। और जो केशवानंद भारती यानी मूल ढांचे के सिद्धांत से रिलेटेड जो पहला विवाद था जो सामने आया इस क्रम में, वो पहला था शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत सरकार 1951। दोस्तों 1951 में भारत सरकार जो है यानी संसद जो है हमारी, वो एक पहला संविधान संशोधन लेकर आती है, यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आती है। और इसमें कहा जाता है, इसमें दो चीजें होती हैं। क्या होता है कि एक है आर्टिकल 31 बी जोड़ा जाता है और इसी के तहत जो है 9वीं अनुसूची को प्रविष्ट किया जाता है। ये जो 9वीं अनुसूची थी, इसको अभी हम बताए हैं कि 9वीं अनुसूची में क्या था कि कोई भी कानून जो 9वीं अनुसूची में है उसको मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर या और किसी आधार पर जो है संविधान सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत सरकार 1951 का मामला था, वो भी मामला इसी से संबंधित था। जब इसमें ऐसा चेंज किया गया तो शंकरी प्रसाद की जो जमीन को छीना गया भूमि सुधार अधिनियम के तहत, तो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। और जब ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो वहां पर वो इन्होंने जो तर्क दिया कि ये हमारे मौलिक अधिकार यानी संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो वहां पर जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ऐसे संशोधन कर सकती है, यानी संशोधन के माध्यम से सरकार मौलिक अधिकार को कम कर सकती है, इसलिए ये संशोधन वैध है। तो पहला केस ये हो गया। अब दूसरा केस आता है आगे चलकर। जो दूसरा केस है दोस्तों, ये है 1965 का सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान सरकार। इस वाद में भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामला को उठाया गया। क्या था ये बात? तो 17वां संविधान संशोधन किया गया था सरकार द्वारा 1900 संसद द्वारा 1964 में। और इसमें जो पहला संविधान संशोधन किया गया था, उस पहले संविधान संशोधन में 31 बी को और परिष्कृत किया गया, मतलब उसको और स्पष्ट किया गया। इसमें कुछ टर्म थे उनको परिभाषित किया गया और इसी को लेकर जो है ये अपने मौलिक अधिकार का उल्लंघन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर फिर से अपने पुराने फैसले को, यानी शंकरी प्रसाद वर्सेज भारत सरकार में जो फैसला दिया था उसी फैसले को पुनः दोहराता है और कहता है कि ये संशोधन किया जा सकता है क्योंकि संविधान संशोधन संसद का हक है, उसके द्वारा वो मौलिक अधिकार को कम कर सकता है। फिर अगला जो वाद आता है ये महत्वपूर्ण है और यहाँ पर संविधान जो है सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने फैसले को बदल देता है। तो अगला वाद क्या है? वो है गोलकनाथ वर्सेज भारत पंजाब राज्य 1967 1967। दोस्तों ये जितने भी वाद हैं ये सारे वाद जो है मौलिक अधिकार के उल्लंघन से संबंधित हैं और वो भी संपत्ति के अधिकार को लेकर, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ तो सबसे पहले जो है कांग्रेस डीपीएसपी के जो समाजवादी सिद्धांत हैं उनको लागू करना चाहती थी और उनको लागू करने के लिए जो जमींदार थे, जमींदारी उन्मूलन कानून को लागू करना था। परंतु जो हमारा मौलिक अधिकार है उसमें एक आर्टिकल था 31 में कहा गया था कि संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति के अधिकार की वजह से इस कानून को लागू करने में दिक्कत आ रही थी। क्यों दिक्कत आ रही थी? क्योंकि आर्टिकल 13 में कहा गया है कि ऐसा कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार का हनन करता है उसको सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर सकता है या असंवैधानिक घोषित कर सकता है। जो 13 में जो बात कही गई थी, इसी बात को काउंटर करने के लिए जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी।
अब जितने भी वाद आप अभी तक देखे हैं, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, ये चारों वाद जो है मौलिक अधिकार के उल्लंघन से संबंधित हैं, और मौलिक अधिकार में भी अगर स्पेशली पूछा जाए तो सारे मामले संपत्ति के अधिकार से जुड़े हैं। अब गोलकनाथ मामले में क्या होता है? गोलकनाथ मामले में भी वही बात उठाया जाता है जो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह मामले में उठाया गया, परंतु यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल देता है। तो गोलकनाथ मामला था, इसमें 11 जजों की पीठ बैठती है, और इन 11 जजों की पीठ द्वारा 6-5 के अनुपात में, यानी 6 जजों का जो पक्ष है वो गोलकनाथ के पक्ष में रहता है निर्णय, और 5 जजों का पंजाब राज्य के, यानी इसके विपरीत। और इस निर्णय में कहा गया, जो 6 जजों ने निर्णय दिया, इसमें कहा गया आर्टिकल 368 यानी 368 का प्रयोग करके सरकार या संसद मौलिक अधिकारों का हनन या कटौती नहीं कर सकती है, यानी ना तो मौलिक अधिकार को कम कर सकती है, ना तो मौलिक अधिकार को समाप्त कर सकती है। किसके द्वारा? 368 के द्वारा। अब देखिए, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह मामले में पूरी की जो पूरा फैसला दिया गया था, उस पूरे फैसले को बदल दिया गया। शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह मामले में कहा गया था कि जो है संविधान में संशोधन करना संसद का हक है और संसद उसको कर सकती है, और वो किसी भी संविधान के किसी भी भाग में कर सकती है। लेकिन जब गोलकनाथ का मामला आया तो यहाँ पर इसको पलट दिया गया और कहा गया कि मौलिक अधिकार में जो है कटौती नहीं किया जा सकता। यहाँ से चालू होता है केशवानंद भारती का वाद। केशवानंद भारती का वाद कैसे चालू होता है? तो अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग राजनैतिक पक्ष को देखेंगे। एक चीज आपको बता देते हैं कि देखिए, जब सरकार बहुमत में होती है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट को दबना पड़ता है, और जब सरकार बहुमत में नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले वहां पर सरकार के पक्ष में नहीं आते हैं। ऐसा अधिकतर देखा जाता है, जरूरी नहीं सुप्रीम कोर्ट दबे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा न्यायालय वो स्वतंत्र है, एक स्वतंत्र संस्था है, तो ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा देखा गया है। दोस्तों, सन 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार बनती है पूर्ण बहुमत से, और जब सरकार पूर्ण बहुमत से बनती है तो सरकार कोई भी फैसला ले सकती है, क्योंकि उस पर दबाव नहीं रहता है, ना तो विपक्ष का कोई दबाव ही नहीं है, यानी किसी से परमिशन की कोई दबाव नहीं है, किसी को मनाना नहीं है, क्योंकि सारे जो उसके सांसद हैं सब उसी के हैं, तो वो जो बिल चाहे उसको पास करवा सकती है। यही स्थिति जो है आई 1971 में। 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार बनती है जो पूर्ण बहुमत की सरकार रहती है, और सबसे पहले ये 24वां संविधान संशोधन करती हैं, और इस 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से गोलकनाथ मामले में जो निर्णय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस निर्णय को बदल देती हैं। क्या करती हैं इसके माध्यम से? कहती हैं कि इस आर्टिकल में, यानी आर्टिकल 13 में, कोई बात जो आर्टिकल 368 द्वारा किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा। अब आर्टिकल 13 में क्या कहा गया था? आर्टिकल 13 में पहले बताया है, कहा गया था कि मौलिक अधिकार को हनन करने वाले कानून को सुप्रीम कोर्ट स्वयं घोषित कर सकता है। इसी बात को काउंटर करने के लिए 13 में एक उपखंड 4 जोड़ दिया गया, और कहा गया कि कोई भी ऐसा अमेंडमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो वो 13 के बात पर लागू नहीं होगा, यानी उसको संविधान में शून्य घोषित नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये था 24वां संविधान संशोधन। इसी क्रम में एक और संविधान संशोधन करती हैं, वो है 25वां 25 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये किससे जुड़ा था? ये बैंकों के राष्ट्रीयकरण से जुड़ा था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण को लेकर एक वाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है, आरसी कपूर का वाद है।
और इस आरसी कपूर के वाद में आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जो कानून था उसको सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर देता है। तो 25वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो इस वाद को यानी बैंकों के राष्ट्रीयकरण अधिनियम में जो निर्णय दिया गया था आरसी कपूर मामले में, उसको पलटने के लिए 25वां संविधान संशोधन किया जाता है। अगला एक और इसी से जुड़ा हुआ है जो केरल राज्य से संबंधित है, जिससे केशवानंद भारती मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में आया, और वो था 29वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके द्वारा केरल के कानून को, केरल के भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में डाला गया था, और इसी को लेकर जो है केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट में अपना मामला दर्ज कराए थे। तो दोस्तों ये था पूरा विभाग। अब इससे आगे यानी 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आगे का चर्चा हम शुरुआत में कर चुके हैं। अब एक चीज और यहाँ पर जान लीजिए, जैसे अगर पूछा जाए कि इसमें कौन कौन से मामले को शामिल किया गया था, तो 24वां, 25वां, 26वां, 29वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके साथ गोलकनाथ मामला, इन सबको जो है केशवानंद भारती मामले में उठाया गया और इन्हीं के आधार पर जो है फैसला सुनाया गया। एक चीज और यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो केशवानंद भारती मामला है वो 13 जजों की पीठ क्यों बैठी थी, तो वो क्यों बैठी थी उसका उत्तर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि गोलकनाथ मामले में जो फैसला लिया गया था वो फैसला लेने के लिए कितने जज थे, 11 जजों की पीठ द्वारा लिया गया था। तो दोस्तों अगर कोई भी मामला जो है 5 जजों की पीठ द्वारा दिया गया है, कोई भी निर्णय, अगर उस निर्णय के खिलाफ सुनवाई करनी है तो 5 से अधिक जज होने चाहिए। यही कारण है कि गोलकनाथ मामले में जब 11 जज थे तो गोलकनाथ मामले को केशवानंद भारती मामले में शामिल किया गया था, और इस वजह से वहां पर 13 जजों की पीठ बैठी थी। तो दोस्तों ये था पूरा मामला। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।